नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका क्रिएचर यूनिवर्स की एक और नई कहानी में। तो दोस्तों, पिछले रविवार के दिन मैं अपने रैक में पड़ी कुछ बहुत ही पुरानी किताबों के भंडार को टटोल रहा था, जहां मुझे रैक के किसी कोने में दबी हुई एक बहुत ही पुरानी किताब मिली। मानो किसी ने इस किताब को वर्षों से हाथ ही न लगाया हो। लगाता भी कैसे, यह किताब एकदम ही कोने में थी, जालों के अंदर पड़ी धूल खा रही थी। भाग्यवश मुझे यह मिल गई और यह एक कहानी की किताब प्रतीत होती है, जिसके लेखक या लेखिका का नाम मीरा है। यह कहानी है आदमखोर चीता की। सुनने में तो काफ़ी अद्भुत मालूम होता है। और दोस्तों, इस कहानी को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। 2 भाग में 2 पार्ट्स में ये वीडियो आएगा और अभी तक मैंने भी इसे पढ़ी नहीं है। तो आइए दोस्तों, हम और आप एक साथ चलते हैं इस कहानी की नई दुनिया में। आदमखोर चीता। एक घर में कोहराम मचा हुआ था। आंगन में एक लाश सफ़ेद कपड़े से ढकी पड़ी थी। उसके चारों ओर कुछ औरतें बैठी थीं, जो विलाप करती हुई छाती पीट रही थीं। मृतक उन औरतों में से किसी का भाई था, किसी का देवर था, किसी का बेटा था, किसी अभागी का पति भी था, लेकिन अब उन सब के लिए वह एक लाश थी। उसे आदमखोर चीते ने मारा था। एक ऐसा आदमखोर चीता जो सिर्फ उसको नजर आता था जिसकी मौत आती थी। मरने वाला जानता था कि आदमखोर चीता क्या भला है। वह काला है या पीली मटियाली धारी वाला है या किसी और रंग का है, और ये भी तो नहीं मालूम था कि वह जंगली चीता है भी या नहीं। कुछ लोगों की कल्पना थी कि आदमखोर चीता वास्तव में कोई चीता नहीं बल्कि कोई इंसान ही है। कोई ऐसा इंसान जिसके लिए इंसान की कीमत कुछ नहीं है। वो हवा के झोंकों की तरह आता है और किसी आंगन के घर में लाश छोड़ जाता है। पिछले 6 महीने से उस चीते ने शहर में आतंक फैलाया हुआ था। जब भी कोई इंसान आदमखोर चीते का शिकार होता, पुलिस की सरगर्मी बढ़ जाती। पुलिस के सशस्त्र जवान शहर की नाकेबंदी करके शहर का चप्पा चप्पा छान मारते, लेकिन अंत में उन्हें निराशा ही हाथ लगती। अब तक शहर में 8 इंसान आदमखोर चीते के शिकार बन चुके थे, जिसमें एक लड़की भी थी। हैरानी की बात तो यह भी थी कि मरने वालों के नाम पुलिस की फाइलों में दर्ज थे। वे कोई न कोई ऐसा जुर्म कर रहे थे जिसके संदर्भ में उनका नाम आता था और पुलिस को उनकी तलाश थी। यह 8वां शिकार था जो इस घर के आंगन में पड़ा था। इसे कुछ ही दिन पहले एयरपोर्ट पर पुलिस ने पकड़ा था। इसकी चमड़े की जैकेट के अंदर सोने के बिस्कुट थे और जब पुलिस इसे हवालात की ओर ले जा रही थी तो ये जीप से कूद गया था। उसी दिन से पुलिस को इसकी तलाश थी और आज पुलिस को इसकी लाश भी यमुना नदी के किनारे मिली थी। जिसने पुलिस को लाश की सूचना दी थी वह मजिस्ट्रेट था और सुबह की सैर करने आया था। लाश देखकर उसने फ़ोन किया और पुलिस के आने तक लाश के पास ही रहा। उसने बयान दिया, यह लाश यहाँ अकेले पड़ी थी, यहाँ आसपास कोई नहीं था। जिससे मैं इसके बारे में पूछता, पुलिस को खबर करना मैंने अपना फ़र्ज समझा। लाश के बाएं गाल पर गहरे निशान थे, वैसे ही निशान जैसे अब तक 7 अन्य लाशों पर मिल चुके थे। रेत पर चीते के पंजों के निशान थे। लाश के गाल पर बने नाखूनों के निशान नीले पड़ चुके थे, जिन्हें देखते ही कहा जा सकता था कि चीते के नाखूनों में जहर लगा हुआ था। एक ऐसा घातक जहर जो आदमखोर के बाकी 7 शिकारों के गाल पर मिला था, जो पल भर में पूरे शरीर में फैल जाता था। मुख्य रूप से वह जहर ही आदमी की मौत का कारण होता था। प्रश्न यह भी था कि आदमखोर चीते के नाखूनों में जहर लगा होता है या कोई इंसान चीते के पंजे पहनकर वहां आता है, शिकार के गले पर निशान बनाता है और उसमें जहर का स्पर्श करा देता है, या कोई चीता किसी इंसान ने पाल रखा है जिसे ऐसे ही कामों के लिए ट्रेंड किया गया हो। चीते से काम लेने से पहले उसका मालिक उसके पंजों में जहर लगा देता हो। अनेक प्रश्न थे मगर जवाब किसी का नहीं। आदमखोर चीता एक समस्या बन चुका था और पुलिस इस समस्या के सामने घुटने टेक चुकी थी। पुलिस की सारी कार्यवाही बेकार साबित हुई थी। वो दोनों लड़के जिनकी उम्र 15-14 वर्ष से अधिक नहीं हो सकती थी, आज ही इस शहर में आए थे। सामान के नाम पर दोनों के पास एक एक ब्रीफकेस था, बस। दोनों रेल से आए थे और रेलवे स्टेशन से सीधे 3 स्टार होटल नाज में ठहरे थे। जब उन्होंने कमरा मांगा तो क्लर्क ने उन्हें मैनेजर के पास भेज दिया। उसे विश्वास नहीं था कि दोनों छोकरे होटल का बिल अदा कर सकेंगे। उसे इस बात का भी खटका था कि कहीं यह घर से भाग कर ना आए हों और बाद में पुलिस इन्हें ढूंढती हुई होटल में आ धमके।
मैनेजर ने उनसे काफ़ी पूछताछ की। छोकरों ने मैनेजर से क्या बात की कि सिवाय मैनेजर के और कोई नहीं जान सका। अलबत्ता उन्हें एक रूम सूट मिल गया। इसके साथ ही उनके लिए नियुक्त वेटर को हिदायत मिली कि इनका खास ख्याल रखा जाए। इसका एक कारण यह भी हो सकता था कि दोनों लड़कों ने एक सप्ताह का पेशगी बिल दे दिया था। दोनों छोकरे इस ड्राइंग रूम में थे जो बेडरूम से पहले था। पिछली ओर बालकनी थी जहां से यमुना नदी की शांत लहरें धरती की छाती पर बिछी हुई स्पष्ट दिखाई देती थीं। नदी और होटल के बीच एक सड़क थी जो दिन भर और आधी रात तक वाहनों से लदी रहती थी। दोनों के बीच एक टेबल थी और वे बड़े विचित्र अंदाज में बैठे थे, एकदम खामोश। उनकी कहानियां टेबल पर थीं, हथेलियां, परगाल और सिर आपस में मिले हुए थे। एक लड़का बोला जिसके बाल घुंघराले थे, भाई अकरम। हाँ भाई चक्रम, दूसरे ने कहा। दुनिया गोल है। हाँ, हम जहाँ से चलते हैं उसी जगह लौटाते हैं। इसका मतलब हम कोल्हू के बैल हुए? इसमें भी कोई शक नहीं। तो शक किस पर किया जाए? मरने वाले पर। तो ऐलान कर दें कि बाल जासूस चक्रम अकरम आ गए हैं। आदमखोर चीता हमसे मुलाकात करे। मेरा ख्याल हमें समाचार पत्र का सहारा लेना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। दूसरा लड़का उठा और कागज पेन निकाल लाया। दोनों ने एक समाचार तैयार किया जो इस प्रकार था। राजधानी से चक्रम अकरम शहर में आ गए। आदमखोर चीते को वो चैलेंज देते हैं कि उन्हें अपना शिकार बनाकर दिखा दे। अगर उसने अपने माँ का दूध पिया है, अगर आदमखोर चीते ने चैलेंज स्वीकार न किया तो कुत्ते की तरह दुम दबाकर भाग जाए, कहीं ऐसी जगह जहां वह मक्खी मच्छरों को शिकार बना सके और लोगों के पीछे रोटी के टुकड़े के लिए दुम हिलाता घूमता फिरे। आदमखोर चीते का दुश्मन चक्रम अकरम। 15 मिनट बाद दोनों तैयार होकर होटल से निकले। बाहर से टैक्सी ली और दैनिक समाचार पत्र के कार्यालय में पहुंचकर पत्र के संपादक को अपना पत्र प्रकाशनार्थ दिया। फिर वापस होटल लौट गए। जून मास की यह गर्मी बेहाल कर रही थी। गर्म हवा से थपेड़े शहर को झुलसा रहे थे। दोनों ने नहा धोकर लंच किया, फिर अपने बेडरूम में घुस गए। शाम के 5 बजे जब गर्म लू के थपेड़े शांत हो चुके थे, दोनों बेडरूम से निकले। उस समय उनके शरीर पर चुस्त खाकी पतलून और शर्ट थी। गले में लाल स्कार्फ बांधे हुए थे। पैरों में कैप सोल के जूते थे। आंखों में मोटा मोटा काजल लगा हुआ था। दोनों ऐसे मुंह चला रहे थे जैसे जुगाली कर रहे हों। उनके मुंह में च्युइंगम थे। मैनेजर उन्हें डाइनिंग हॉल में मिला जो परिचित ग्राहकों को शुरू हो रही इस रंगीन शाम की बधाई दे रहा था। उसका नाम सुखीराम था। दोनों छोकरे अचानक ही मैनेजर के सामने पहुंचे। दोनों ने आंखें मटकाते हुए एक साथ अपना हाथ आगे बढ़ाया और एक सुर में बोले, नमस्कार दुखीराम जी। नमस्कार, मैनेजर बौखलाया सा बोला। उसने हाथ मिलाया। मेरा नाम सुखीराम है। एक ही बात है मैनेजर साहब, दरअसल ये हमारा या आपका कसूर नहीं है। अक्सर ये कसूर माँ बापों का होता है जो बिना सोचे समझे हमारा नाम रख देते हैं। जो आंखों से अंधा होता है उसका नाम नयन सुख रख देते हैं। जिसके पास चूहे का दिल होता है उसका नाम शेर सिंह रख देते हैं। और जिसके चेहरे पर आपकी तरह हमेशा दुख के बादल उमड़ते घुमड़ते रहते हैं उसका नाम सुखीराम रख दिया जाता है, अकरम ने कहा। हा हा हा, क्या विवेचना की है। चक्रम ने दाद दी। मैनेजर साहब, ये छोकरा कुछ नटखट है, लेकिन जो कहता है एकदम सही होता है। मैनेजर सकपका कर बगलें झांकने लगा था। उसे लगा दोनों छोकरे उसकी खिल्ली उड़ा रहे हैं। उसके कुछ परिचित जो आसपास थे उनकी बातचीत सुनकर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। तो तुम बैठो, चलकर हम बहुत बातें करते हो, कान खींचूंगा, मैनेजर ने कहा और मुड़कर काउंटर की ओर चल पड़ा। इस समय हॉल में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति चक्रम अकरम को देख रहा था। उनकी खाकी वर्दी और गले में लटका स्कार्फ उन्हें वॉलंटियर घोषित कर रहा था। उनकी आंखों का काजल और च्युइंगम खाने का ढंग उन्हें मस्खरा बना रहा था, लेकिन उनके चिकने चुपड़े खूबसूरत चेहरे उन्हें एकदम भोला भाला और मासूम घोषित कर रहे थे। दोनों एक टेबल घेर कर बैठ गए। बैठने के साथ ही दोनों ने अपनी जेबों में से एक एक तख्ती निकाली और टेबल पर रख दी। दोनों तख्तियों पर उनका अपना अपना नाम लिखा था दुनिया के सर्वश्रेष्ठ जासूस चक्रम, और दूसरी तख्ती पर इस वाक्य के नीचे अकरम लिखा था। लोगों ने नाम पढ़े और जोर से ठहाके लगाए। चक्रम अकरम का नाम सबने सुना था। देश का ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं था जिसने उनका नाम ना सुना हो। उनके कारनामे आए दिन समाचार पत्रों में छपते थे और रेडियो टीवी पर समाचारों में उनके कारनामों को सुनाया जाता था, लेकिन उनके मासूम चेहरे देखने का सौभाग्य या दुर्भाग्य बहुत कम लोगों को ही नसीब होता था।
और जिसकी मुलाकात एक बार इनसे हो जाती थी वह जीवन भर इन्हें भूल नहीं सकता था। हॉल में बैठे लोग कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि उनके सामने वही चक्रम अकरम बैठे हैं। वे उन्हें मस्खरा समझ रहे थे। चूंकि अक्सर आजकल के छोकरे अपने उपनाम चक्रम अकरम रख रहे थे, माँ बाप भी अपने बच्चों के नाम चक्रम अकरम रखने में गर्व महसूस करते थे। लोग समझते थे चक्रम अकरम गंभीर प्रकृति के लड़के होंगे, वे शानदार कपड़े पहनते होंगे और लोगों से मिलना पसंद न करते होंगे। एक ने आवाज लगाई, कहिए चक्रम अकरम, इस शहर में कौन सा तीर मारने आए हो? चक्रम ने आवाज लगाने वाले की ओर देखकर जोर से कहा, जिस तीर से दुनिया भर के मक्खी मच्छरों के सिर कटकर तुम्हारी प्लेट में गिर जाएं। एक जोरदार अट्टहास से हाल गूंज उठा। एक खूबसूरत लड़की उनके पास आई और बोली, अगर सचमुच आप चक्रम अकरम है तो मेरा एक छोटा सा काम करेंगे? छोटा सा क्या, आपके लिए तो बड़ा भी काम कर देंगे। चक्रम चहका, मेरी काली बिल्ली आज सुबह खो गई, आप उसे ढूंढ दीजिए। हिसाब किताब बराबर, अकरम ने कहा। क्या मतलब? लड़की चौंकी। आप दूसरों की चीज चुराती हैं, किसी ने आपकी चुरा ली? क्या आप बकते हो? लड़की का चेहरा एकदम तमतमा उठा। देखिए, चुपचाप मेरा पर्स निकाल दीजिए। अकरम ताव खाकर खड़ा हो गया। अब लोगों की उत्सुकता उन्हें भी उनकी टेबल के आसपास खींच लाई थी। लड़की ऐसे में बड़ी शर्म सी महसूस करती हुई चीख पड़ी, मुझ पर झूठा इल्जाम लगाते हो, मैं तुम्हें बंदी करा दूंगी। मेरे पिता इस इलाके के पुलिस सुपरिटेंडेंट है। क्या? चक्रम अकरम उछल पड़े और एकदम से आंखें फाड़कर लड़की की ओर देखा। मैं अभी फोन करती हूँ, तुम समझते क्या हो? लड़की ने पैर पटके और पीछे घूमी। अकरम एकदम से उछला और उसके सामने आ गया और घबराया सा बोला, पुलिस को मत बुलाइए, हम खानदानी शरीफ लड़के हैं, इसमें आपकी और हमारी दोनों की बदनामी होगी। मेरी नहीं, सिर्फ तुम्हारी बदनामी होगी, लड़की चिल्लाई। तभी चक्रम सामने आया और अकड़ कर बोला, आपका शुभ नाम? लीना भास्कर। तो आप पुलिस सुपरिटेंडेंट की पुत्री हैं? मैं अभी बुलाती हूँ, उन्हें सब मालूम हो जाएगा कैसे किसी लड़की पर झूठा इल्जाम लगाते हैं। ठीक है, बुला लीजिए, लेकिन सोच लीजिएगा, हमारा इल्जाम सच हुआ तो क्या होगा, किसकी बदनामी होगी और कौन बंद होगा? अरे यार, क्यों किस्सा बढ़ाते हो? अकरम बोला। देखिए लीना बहन, हमारा पर्स दे दीजिए, आपकी बाईं जेब में हमारा पर्स है। लड़की ने अपनी जीन की चुस्त पैंट की बाईं जेब से हाथ डाला तो चौंक गई। उसने जेब में रखा पर्स निकाल लिया। वह पर्स लीना का नहीं था। उसका हाथ एकदम से कांप गया। कहिए, क्या ये पर्स हमारा नहीं है? चक्रम ने कहा। लीना रो पड़ी। मैं सच कहती हूँ, मुझे नहीं मालूम ये पर्स मेरी जेब में कैसे आया। चक्रम अकरम उसे रोता देख घबरा से गए। चक्रम आगे बढ़कर बोला, दरअसल ये पर्स आपने नहीं चुराया। आप ठीक कहते हैं, ये पर्स कैसे आपकी जेब में पहुंचा, मैं अभी बताता हूँ। फिर चक्रम ने सबकी ओर देखा और हाथ जोड़े। आप सब लोग अपने स्थान पर लौट जाइए। सब अपने स्थानों पर लौट गए। चक्रम ने पर्स की एक खाली टेबल रख दिया जो उनकी टेबल से कुछ दूर थी। लीना उनकी टेबल पर ही कुर्सी पर बैठी थी और सुबकियां ले रही थी। ये पर्स कैसे पहुंचा? चक्रम ने कहा। दरअसल ये पर्स उड़ना जानता है। पर्स उड़ता है? दर्जनों आश्चर्य भरी आवाजें उभरी। जी हाँ, मैं आपको दिखाता हूँ, चक्रम ने कहा और पर्स की ओर देखने लगा। एक क्षण, दो क्षण, तीन क्षण, फिर सहसा ही पर्स हवा में उड़ गया। देखने वालों की आंखें हैरानी से फैल गईं। पर्स हवा में स्थिर था। चक्रम एक टक पर्स को घूर रहा था। पर्स धीरे धीरे खिसकता हुआ लीना की ओर आने लगा। लीना की सुबकियां एकदम रुक गईं। वह फटी फटी आंखों से पर्स को देखने लगी। पर्स लीना के पास आकर रुका, फिर नीचे आया और लीना की जेब में घुस गया। ऐसा चमत्कार वहां उपस्थित लोगों ने पहले कभी नहीं देखा था। सब खामोश थे, मंत्रमुग्ध से। अकरम उस मेज तक गया जिस पर रखा पर्स उड़कर लीना की जेब में चला गया था। अकरम ने मेज पर हाथ फेरा और लौट आया। चक्रम मुस्कुरा कर बोला, अरे आप लोग तो बिल्कुल खामोश हो गए। दर्शक जैसे नींद से जागे और दूसरे ही पल पूरा हाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। लीना का चेहरा भी खिल उठा। तालियां जब रुकी तो चक्रम ने कहा, सज्जनों, ये करामाती पर्स अभी भी एक जेब में नहीं रहता। अभी आप सब लोगों ने देखा कि पर्स उड़कर आया और पुलिस सुपरिटेंडेंट की सुपुत्री लीना की जेब में चला गया। इसी तरह यह जेबें बदलता है, कभी यह नजर आता है, कभी नहीं। आपके ख्याल में इस समय वह पर्स लीना की जेब में है? वो तो सब ने देखा है, पर्स लीना की जेब में है, सब ने एक साथ कहा। मगर नहीं,
चक्रम ने कहा और हाल में सन्नाटा सा छा गया। दोनों ने कुछ क्षण लोगों के उत्सुकता भरे चेहरों को घूरा, फिर बोला, वो पर्स मेरे साथी की जेब में है। अकरम ने जेब में हाथ डाला और पर्स निकाल कर दिखा दिया। तभी मैनेजर सुखीराम दौड़ते हुए आया। कमाल हो गया, वो आते ही बोला, बेटी लीना, ये जादू था, दिल छोटा ना करना। मैं समझ गई अंकल, लीना बोली और चक्रम अकरम की ओर देखकर मुस्कुरा उठी। ये मेरे दोस्त पुलिस सुपरिटेंडेंट शरद भास्कर की बेटी हैं, अक्सर यहाँ आ जाती हैं। लेकिन छोकरो, क्या तुम ऐसे और भी कमाल जानते हो? उसने चक्रम अकरम की ओर बारी बारी से देखा। चचा दुखीराम, अकरम बोला। अरे दुखीराम नहीं बेटा, सुखीराम। मैनेजर ने झल्ला कर कहा। गलत, अकरम बोला। इस दुनिया में कोई भी सुखी नहीं है, सभी दुखी हैं। फिर तुम कैसे सुखीराम हो सकते हो? ये मेरा नाम है। जरूरी नहीं, जो गलती तुम्हारे माँ बाप ने कर दी उसका सुधार ना किया जा सके, अकरम ने कहा। तुमने अपनी फरमाइश की। हाँ, हम और भी तमाशे जानते हैं। तो दिखाइए। मेरे होटल का नाम होगा, ग्राहक खुश होंगे और तुम्हें ज़्यादा आमदनी होगी, चक्रम ने कहा। जाहिर है, मैनेजर ने अपनी खीसें निपोरी। लेकिन हमें क्या मिलेगा? अकरम बोला। आपको आपका भी नाम होगा। मैनेजर कुछ गड़बड़ा सा गया। नाम को मारो गोली, माल की बात करो। अगर हम तुम्हारे ग्राहकों का मनोरंजन करें तो हमारा रहना और खाना मुफ्त होना चाहिए, चक्रम बोला। एडवांस रकम वापस होनी चाहिए, अकरम ने कहा। मंजूर है, लेकिन जिस दिन आपका प्रोग्राम होगा उसी दिन का रहना खाना मुफ्त होगा। मंजूर है, अकरम ने हाथ मिलाया। तुम्हारे पास कोई कीमती चीज़ है? चक्रम ने मैनेजर से पूछा। हाँ, ये हीरे की अंगूठी, मैनेजर ने अंगूठी दिखाते हुए कहा। अगर मैं इस अंगूठी का जोड़ा बना दूं? चक्रम ने पूछा। वाह, मज़ा आ जाए, मैनेजर खुश होकर बोला। चक्रम अकरम उठे और स्टेज पर चले गए। अकरम ने माइक पर कहा, उपस्थित सज्जनों, अभी आपने उड़ने वाला पर्स देखा है और अब आप देखेंगे कि मैनेजर दुखीराम की हीरे की अंगूठी 1 से 2 बन जाएंगे। उफ, दुखीराम नहीं, सुखीराम। मैनेजर स्टेज की ओर आता हुआ दांत किटकिटाकर बोला। साथ ही समूचा हॉल तालियों की गड़गड़ाहटों से गूंजने लगा। लाओ अपनी अंगूठी दो, चक्रम ने मैनेजर से कहा। मैनेजर ने उसे अंगूठी दे दी। चक्रम ने अंगूठी मुट्ठी में बंद कर ली और कहा, फूंक मारो। मैनेजर ने फूंक मारी और उसी क्षण चक्रम ने अंगूठी फेंक दी। अंगूठी फर्श पर गिरी, आवाज हुई, लेकिन वह नजर किसी को नहीं आई। मैनेजर का चेहरा फक पड़ गया। मेरी अंगूठी, गलती हो गई, चक्रम घबराया सा बोला। क्या मतलब? मैनेजर का दिल धक धक से रह गया, आंखें असीम दुख से फट गईं। 4000 नगद खर्च करके उसने अंगूठी बनवाई थी। मतलब क्या दुखीराम जी, गड़बड़ी हो गई, चक्रम ने बेचैनी से कहा। अंगूठी को फेंकना नहीं था, बस हाथ घुमाना था। हाथ घुमाते समय अंगूठी हाथ से निकल गई। अंगूठी ढूंढ लाओ तो मैं उसका जोड़ा बनाऊं। हाय मेरी अंगूठी, मैनेजर छाती पर हाथ मारकर बोला और स्टेज से उतरकर उस ओर दौड़ा चला गया जहां अंगूठी गिरने की आवाज़ हुई थी। दर्शक भी हैरान और परेशान थे। कुछ कह रहे थे लड़कों ने उल्लू बना दिया, कुछ कह रहे थे अरे यहीं तो गिरी थी, पहले आवाज़ भी यहीं आई थी। देखो मैनेजर साहब, इधर उधर ही होगी, यहाँ से कहाँ जाएगी। मैनेजर ने आसपास बैठे लोगों को उठा दिया, टेबलें और कुर्सियाँ हटा दी, मगर अंगूठी उसे कहीं भी नजर नहीं आई। हाय मेरी अंगूठी, मैनेजर ने कहा, अपनी छाती पीटने लगा। तभी लीना उठी और बोली, अंकल आपकी अंगूठी यहीं गिरी है। लगता है जैसे ही अंगूठी गिरी किसी ने उठाकर छिपा ली है। अब तक यहाँ से कोई बाहर भी नहीं गया है। मैं पुलिस को फ़ोन करती हूँ, पुलिस आकर सबकी तलाशी लेगी। इतना कह लीना काउंटर पर रखे फ़ोन की ओर तेजी से बढ़ी। तभी चक्रम बोला, लीना जी, जो काम यहाँ आकर पुलिस करेगी वो पहले ही हम ना कर लें। हमें तलाशी देने में लोगों को ऐतराज़ थोड़ी होगा, लीना ने कहा। क्यों भाइयों, चक्रम ने माइक पर कहा। बेचारे दुखीराम की खोई चीज़ मिल जाए तो किसी को ऐतराज़ होगा? अरे ऐतराज़ क्यों होगा, अकरम ने कहा। जिसे तलाशी देने में ऐतराज़ हो पहले उसी की तलाशी ली जाए। जिसके पास अंगूठी नहीं होगी वो तो अपने आप को संदेह से दूर करने के लिए खुशी से तलाशी देगा, और जो तलाशी देने में आनाकानी करेगा समझो अंगूठी उसी के पास। एक साथ बहुत सारे स्वर उभरे। हाँ हाँ ठीक ही तो है, हमें कोई ऐतराज़ नहीं, मैनेजर साहब खुद तलाशी ले सकते हैं। इससे पहले लीना जी, आप पहले मैनेजर सुखीराम की तलाशी लें, चक्रम ने कहा। इस बार मैनेजर साहब ने अपना नाम सुखीराम के बजाय दुखीराम लिए जाने पर कोई आपत्ति प्रकट नहीं की, शायद इसलिए कि अब वह वास्तव में ही दुखी था। लीना निसंकोच आगे बढ़ी और बोली, अगर किसी को शक हो तो पहले मेरी तलाशी ले सकता है। नहीं नहीं, आप पे तो भरोसा है। फिर आप उस स्थान पर काफ़ी दूर थीं जहाँ अंगूठी गिरी थी।
मगर मेरी तलाशी क्यों ली जा रही है? अंगूठी तो मेरी खोई है, मैनेजर ने कहा। नियम के मुताबिक जो सबकी तलाशी लेता हो पहले उसे अपनी तलाशी देनी चाहिए। महज खाना पूर्ति के लिए, अकरम ने कहा। लीना आगे बढ़ी और मैनेजर की तलाशी होने लगी। लीना एक एक करके मैनेजर की जेबें टटोलने लगी। पैंट की जेब देखने के बाद उसने शर्ट की जेब में हाथ डाला जो सीने के बाईं ओर था। मिल गई। सहसा ही लीना उछल पड़ी। उसके हाथ में अंगूठी थी। हाय! मैनेजर ने झपट कर लीना के हाथ से अंगूठी ले ली और उसे गौर से देखने लगा। अभी अकरम माइक पर बोला, लोगों को जो परेशानी हुई उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं, लेकिन यह सब जो हुआ अंगूठी का जोड़ा बनाने के लिए ही हुआ था और आप सब इस बात के गवाह हैं। हमने जोड़ा बना लिया है। जोड़ा? अरे जोड़ा कहाँ बना? ये तो एक ही है। सज्जनों, आपका क्या ख्याल है? जोड़ा बना या नहीं? नहीं, आवाज़ें गूंज उठी। लेकिन लीना मुस्कुराती हुई स्टेज पर आई और चक्रम के सामने आकर बोली, जोड़ा बन गया। अब आप ही बताइए सबको। सब कहते हैं जोड़ा नहीं बना है, चक्रम ने कहा और माइक से हट गया। लीना ने माइक को पकड़ा और बोली, सज्जनों, यह सच है कि जोड़ा बन गया है। आपके सामने मिस्टर चक्रम ने एक अंगूठी फेंकी। सबने देखा कि अंगूठी फर्श पर गिरी। उसकी आवाज़ सबने सुनी। उस अंगूठी को फर्श पर ही मिलना चाहिए था। अगर वह अंगूठी नहीं मिलती तो हमें मान लेना चाहिए कि अंगूठी खो गई है या उसे किसी ने चुरा ली है। अब दूसरी अंगूठी आपके सामने है। मैनेजर साहब के हाथ में जो अंगूठी है वो दूसरी अंगूठी है। हॉल तालियों से गूंज उठी। बात सबकी समझ में आ चुकी थी। इस बात का अंदाजा तालियों की गड़गड़ाहट और लोगों के कहे सुनकर लगाया जा सकता था। मैनेजर सुखीराम ने अंगूठी उंगली में डाल ली और चुपचाप खिसक गया। सोच रहा था छोकरों ने खूब बेवकूफ़ बनाया। चक्रम अकरम देर रात तक होटल के ग्राहकों को अपने हाथ की सफाई और आंखों की सम्मोहनी शक्ति के चमत्कार दिखाते रहे थे। सुबह वह देर से उठे। रात से सोने से पहले वेटर से कह दिया था कि सुबह के नाश्ते के साथ उन्हें समाचार पत्र भी मिलना चाहिए। वेटर नाश्ता और समाचार पत्र लेकर आया। समाचार पत्र में उन्हें सिर्फ यह देखना था कि उन्होंने समाचार पत्र के संपादक को जो पत्र प्रकाशनार्थ के लिए दिया था वह प्रकाशित हुआ है या नहीं, और वह पत्र पहले ही पृष्ठ पर छपा हुआ था। चक्रम अकरम का आदमखोर चीते को चैलेंज भरा पत्र। नाश्ते के आधा घंटा बाद दोनों होटल से निकल गए। उनके शरीर पर आज खाकी वर्दी के स्थान पर हरी वर्दी थी। गले में पीला स्कार्फ था। टैक्सी में सवार होकर वे एक मध्यम श्रेणी के मोहल्ले की नुक्कड़ में उतरे और टैक्सी ड्राइवर को बिल देकर विदा कर दिया। दोनों गली में घुसे और मकान के बाहर लगी नेम प्लेटों को देखते हुए एक मकान के बंद दरवाजे पर रुके। नेम प्लेट पर लिखे हुए नाम और पते को दोनों ने पढ़ा और फिर एक दूसरे की ओर देखा। यही है आदमखोर चीते के 8वें शिकार का घर। तो दोस्तों, यह था इस कहानी का पहला पार्ट। आगे की कहानी मैं इसके अगले वाले पार्ट में सुनाऊंगा। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कहानियों का आनंद लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आने वाले हर कहानी के अलग अलग पार्ट्स और नई नई कहानियाँ आप मिस ना करें। तो चलिए मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए शुक्रिया।